नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लिफ्ट इंडिया टॉक शो। एक बार फिर आज हमारी मुलाकात है मिस प्रीता माथुर ठाकुर। ये बहुत ही जानी मानी नाट्य जगत की कलाकार हैं, अदाकारा हैं। कई फिल्मों सीरियल्स में भी इन्होंने काम किया है। नाटक की बात करें तो 50 से ज़्यादा नाटक, जिनके 5000 से ज़्यादा शो वो कर चुकी हैं। कुछ नाटक वो लिख भी रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि 2021 में इन्हें लिफ्ट इंडिया ऑनर से भी नवाजा गया था। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं प्रीता माथुर ठाकुर जी से। नमस्ते प्रीता जी। नमस्ते, नमस्ते रिजू, हाउ आर यू? बहुत अच्छे। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकारा और हमारे पुरस्कार को भी स्वीकारा। उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच फॉर इट, थैंक यू वेरी मच। बिकॉज बहुत कम ऐसे हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो थिएटर को भी इतना रिकग्निशन देते हैं। जी, आपकी जानकारी के लिए आपको शायद मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ कि लिफ्ट इंडिया मतलब जो लिफ्ट है वो एक एब्रिविएशन है। एक छोटा शब्द कहा जाता है जिसके लिए अगर उसका हम फुल फॉर्म बोलें तो वो होता है लिटरेचर, इल्यूजन, इंफॉर्मेशन, फिल्म, फ्रेम, टीवी एंड थिएटर। तो इसमें हमने कोशिश की है कि जितनी भी कला विधाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो इसमें शामिल करी जा सकें, और उनके लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ पे वो अपने आके नाटक कर सकें, प्रस्तुतियाँ कर सकें, फ़िल्में दिखा सकें, आपस में बातचीत कर सकें, और जो हमारा व्यापार है कला का, उसको भी वो आगे बढ़ा सकें। और हमें फ़िल्मों के ज़रिए थोड़ा देश-विदेश की फ़िल्में जो देखने को मिलती हैं, तो उसमें बहुत कला का जो आदान-प्रदान होता है, बहुत ज़्यादा स्तर पर होता है। बहरहाल, आज की शाम हमें आपसे बात करनी है, आपके बारे में कुछ जानना है और लोगों को आपके बारे में कुछ बताना है। तो शुरुआत करते हैं आपके इस पूरे एक थिएटर एक्सपीरियंस से कि हमें ये मालूम है कि आप एक नॉन थिएटर या नॉन लिटरेचर या नॉन कला विधा की फैमिली से आती हैं। शायद मैं गलत नहीं हूँ ये कहने में। तो कला जगत में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टोटली एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है। माय ग्रैंडमदर्स brother was actually first founders of the Mayo College, and my father was also one of the first mining engineers of BHU. So यही expected था कि I should also do either an MBA or go for those examinations, UPSC, RSC and all these public service वाले जो है ना. So, but I was luckily in this school in Sophia College and Sophia School अजमेर में, जहाँ मेरी पढ़ाई हुई मेनली, और उससे पहले भी जहाँ पढ़ाई हुई कर्नाटक में, हर जगह थिएटर को एक बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। ये एक सरप्राइजिंग बात थी। मेरा कोई ऐसा शौक नहीं था। द फर्स्ट टाइम आई रियली स्टेप्ड ऑन स्टेज वाज व्हेन आई वाज अबाउट 10 years old. क्लास 5 में थी मैं, और एक फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम था। तो उसमें वो जो लेडीज क्लब ऑर्गेनाइज करती हैं टू प्रोपगेट फैमिली प्लानिंग, उसमें आई वाज द वन चाइल्ड इन दिस हाउस होल्ड एंड वेरी नाइसली ड्रेस्ड एंड गोइंग इनटू दिस हाउस होल्ड, मीटिंग दीज पीपल जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और बिल्कुल दे आर नॉट टेकन केयर ऑफ एंड जस्ट टू प्रोपगेट दैट मैसेज। बट दैट होल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ऑन स्टेज वाज सो फैसिनेटिंग कि मुझे लगा इसको तो दोहराना चाहिए। तो वो क्लास 5 से 10 साल की उम्र से वो आकांक्षा बढ़ती गई। एंड देन हैप्पीली, वेरी लकीली, आई वाज इन अ स्कूल जहाँ पे थिएटर को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती थी। मतलब हर साल एक बड़ा प्रोग्राम होता था, बड़ा कॉन्सर्ट होता था, ऑल दोज इंडियन क्लासिक इंग्लिश क्लासिकल प्लेज, importance of being earnest and all of that were done. And play competitions होते थे, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन तो होते थे, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले कॉम्पिटिशन्स को दी जाती थी। क्लासेस वुड compete एंड सीनियर्स एंड जूनियर्स वुड compete. सो एंड वी हैड सम वेरी गुड टीचर्स, लैंग्वेज टीचर्स। तो वैसे तो मैंने इंग्लिश थिएटर ही किया, तब हिंदी थिएटर मैंने अपने आप से कुछ शुरुआत की कॉलेज में, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि वी डिड नॉट हैव वेरी गुड टीचर्स। बट बाद में बॉम्बे आने के बाद ये रही आकांक्षा कि सिर्फ
हिंदी थिएटर करना है, बिकॉज इंग्लिश थिएटर उस समय भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता था. अगेन अडेप्टेशंस ऑफ फॉरेन प्लेज एंड उसी तरह का उनके जैसे करने की कोशिश यहाँ होती थी. हिंदी थिएटर वाज द रियल थिंग, मोर प्रोफाउंड, मोर डीप. तो मैंने एमबीए तो किया बिकॉज माय फादर सेड नथिंग डूइंग, मैं एनएसडी वगैरह नहीं भेजूंगा. तो ही सेड कमाई करो, अपने पैसे से करो. तो आई टुक अ जॉब इन बॉम्बे एंड लैंडेड अप इन बॉम्बे टू स्पेसिफिकली डू थिएटर, बिकॉज वही पॉसिबल था एक जॉब के साथ. तो इस तरह से शुरुआत हुई. मुंबई में आके आपने हम्म. ये बहुत ही एक कॉमन सी धारणा है परिवारों के बीच की, जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी ने बोला कि हम आपको एनएसडी नहीं भेजेंगे वगैरह, आप पढ़ाई कीजिए और कमाई का जरिया खोजिए. तो एक ये बहुत ही जनरल धारणा है कि नाट्य जगत में बच्चे को नहीं बेचना. तो आप ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि थोड़ी विद्रोही तरह की बच्ची, बालिका या महिला रही होंगी. तो जो फिर भी मना करने पर भी आप इस फील्ड में आए और मुंबई आके आपने काम तलाशा, नौकरी तलाशी और उसमें जुड़ी. लेकिन फिर थिएटर में आप कैसे आई? क्योंकि हमें ये पता है कि आपने इप्टा में काफी समय अपना बिताया. तो उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए. तो एक हफ्ता जब हो गया, मैंने ज्वाइन किया ऑफिस, और एक हफ्ता जब हो गया तो मैं इस खोज में लग गई कि कहाँ है थिएटर और कैसे करूं मैं. एंड हमारे जो पब्लिसिटी वाला डिपार्टमेंट था, उसमें देयर वाज अ वेरी नाइस पर्सन हु वाज वेरी अवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन द सिटी, एंड ही न्यू सम पीपल फ्रॉम इप्टा जो आरबीआई में काम करते थे. आपको याद होगा उस समय लोग, थिएटर वाले लोग किसी बैंक नौकरी में जुड़े हुए होते थे मोस्टली, क्योंकि वही एक नौकरी थी जो आपको 5 बजे निकलकर रिहर्सल पे पहुंचने की इजाजत देती थी. तो आई मेट दीज पीपल इन आरबीआई. झा साहब थे, मेहरा साहब थे, ये लोग सब संधू, मिस्टर संधू, जसपाल संधू थे, ये लोग सब इप्टा से जुड़े हुए थे. तो उन्होंने कहा भैया इप्टा है, आ जाओ. सो आई ज्वाइंड इप्टा. एंड वहां पे ज्वाइनिंग का ये है कि आ जाओ, सब लोग आओ, बैठो, देखो काम हो रहा है, करो. पर एक ऐसी बात नहीं थी वहां की अच्छा ये लोग नए लोग आए हैं, अच्छा आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, क्या है आपकी ट्रेनिंग और क्या आपको जरूरत है ट्रेनिंग की. आप देख के ऑब्जर्व करके सीखो, और अगर आपने सीख लिया और ठीक ठाक कर लिया तो ठीक है, आप कास्ट हो जाओगे एंड वील सी फ्रॉम देयर. एक प्रॉपर प्रोग्राम ऑफ इंटीग्रेटिंग पीपल इनटू द थिएटर ग्रुप, ट्रेनिंग देम, सीइंग टू देयर ट्रेनिंग नीड्स, गेटिंग अ यूथ, अ न्यू लेवल ऑफ यंगर पीपल रेडी फॉर थिएटर, ये वाली बात नहीं थी इप्टा में. लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग थे इप्टा में. हंगल साहब थे, हु वाज अ इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ. सो इतने लोगों से, सुधीर पांडे थे, इनको देखकर ही सीखने का बड़ा मौका मिला. तो दैट वाज ब्यूटीफुल, वो देखना, उनको समझना. और हम लोग ने अपना एक स्मॉल ग्रुप बना लिया था नए लोगों का, कि हम रिहर्सल देखते थे और रिहर्सल को जाके उसके बाद चाय की थड़ी पे बैठ के रिहर्सल को डायसेक्ट करते थे कि हाँ ये ठीक था, ये नहीं था, और वो बड़ा अच्छा था. और सोचते थे कि हम बहुत बहुत अप्रिशिएटिव और बहुत कनोजियस बन रहे हैं. ऑफ कोर्स दैट वाज अ वेरी गुड थिंग टू डू, बट ऑफ कोर्स इट वाज ऑन एन एमेच्योर लेवल. एंड सून इनफ वी फेल्ट द नीड कि कुछ और होना चाहिए, हमारी पोटेंशियल जो है वो निकालने का और मौका, एक जरिया मिलना चाहिए. So then I knew some friends who were working with Dinesh ji in Ank. तो मैंने उनसे बोला कि दिनेश हाँ जी से मिलना है. और हाँ बोलिए. हाँ, अंक पर हम तो थोड़ा सा दिनेश जी को, देर से आएंगे. हाँ. हम्म. तो इप्टा के बारे में और ज्यादा लेकिन ये, बता सकती हूँ कि हाँ हाँ जी, 3 साल में मैंने वहां पर, 3 साल आई वॉज विद इप्टा, and in 3 years I was just able to do about 3 plays. And opportunities were there, पर वहां पे थोड़ा सा अलग था माहौल. तो बताने को लोग बताते थे. आई रिमेम्बर मैंने अपना फर्स्ट प्ले, द फर्स्ट प्ले इन विच आई हैड अ वेरी गुड इनफ रोल, वो था आखिरी पेशी जो संधू साहब ने डायरेक्ट किया था. उसमें सुधीर पांडे जी हैड अ फैंटास्टिक रोल. एंड आई रिमेम्बर इन दैट होल प्ले आई हैड टू बी कंप्लीटली साइलेंट. एक डायलॉग नहीं था मेरा. एंड में वो उठती है और जोर से बोलती है, ऑलमोस्ट चीखती है और फिर बात करती है. तो वो जो
पोर्शन था जहाँ पे यू हैव टू जस्ट कीप ऑन एक्सप्रेसिंग एंड बी विद कंप्लीटली इन्वॉल्व, उसमें एकदम इन्वॉल्व रहना था, लेकिन एक्सप्रेशन आपके सही आने थे, क्योंकि जो हो रहा है दैट वाज टू बी रिफ्लेक्टेड ऑन माय फेस, और बाद में आपको उठ के बोलना था। तो आई फर्स्ट शो हुआ हमारा पृथ्वी में, एंड शबाना जी मदर शौकत आपा वो आई देखने प्ले, और बाद में मुझे बताया गया कि उन्हें अच्छी लगी तुम, पर वो कह रही थी लड़की जब बैठी हुई एक्सप्रेस कर रही है तो बड़ी अच्छी कर रही है, लेकिन जब उठ के बोलती है तो उसकी आवाज में एक अलग सही सुर नहीं लगता है, चीखने वाली आवाज आती है, क्लैरिटी नहीं है, समझ में नहीं आता, जोर से बोलती है तो सुर भी सही नहीं है। वो चीजें मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं उसको सही कैसे करूं। एंड वहां पे बताने के लिए लोग थे कि ये गड़बड़ हो रहा है, लेकिन जो गड़बड़ हो रहा है उसे ठीक कैसे किया जाए, वी वर नॉट गेटिंग एनी क्लैरिटी ऑन दैट। तो लगा, महसूस हुआ कि यहाँ पे चीजें एकदम सही नहीं जा रही है, आई हैव टू डू मच मोर। अब वो कैसे किया जाए, वर्कशॉप्स उतनी इस समय होती नहीं थी, और वर्कशॉप में करना भी समय निकालना, दिन में जाना वाज नॉट अ पॉसिबल, वेरी पॉसिबल थिंग। फिर पता चला कि अंक में बहुत ज्यादा अच्छा काम होता है, दिनेश जी बड़ा अच्छा ट्रेन करते हैं। तो फिर कोशिश हुई कि कहीं और जाके कुछ किया जाए। तो तो ये बेसिकली था जो सर। ये आप दुविधा में रहती हैं कि जो आप सीखना चाहती हैं वो आप वो कहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, चूंकि आप एनएसडी तो आप गई नहीं है, आपके भाऊजी ने आपको जाने नहीं दिया उस समय, और आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो नाटक को परस्यू कर रही थी इप्टा के जरिए, और चाह रही थी कि ऑन जॉब आप काम भी करें और उसको सीख भी पाएं उस कला को, और उस कला में जो और जो चीजें होती हैं गहराइयाँ वो भी सीखने को आपको मिले, जो एक अमूमन एक किसी इंस्टीट्यूट में छात्रों को मिलता है कि 2-3 साल का वक्फा जब वो निकालते हैं तो उनको ये छोटी छोटी बारीकियां यस। वहाँ पे गाइड करने वाले टीचर्स मिल जाते हैं, सिखा दी जाती हैं, बता दिया जाता है। तो जो दुविधा में आप हाँ। रहीं, उस दुविधा से वो छात्र बच जाते हैं जब वो एक प्रोफेशनल फील्ड में करेक्ट। आते हैं ग्रेजुएशन के बाद में। एब्सोल्युटली। तो लेकिन कला और नाट्य जगत एक ऐसा जगत है जहाँ पे कलाकार को अपना पूरा जीवन या कहें कि 24 घंटे उसमें समर्पित करने पड़ते हैं। आप चूंकि एक नौकरी कर रही थी एक कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो अपने समय को आपने कैसे बांटा, और उस नौकरी में और आपकी कला जगत में क्या अंतर था, और कैसे इन दोनों ने एक दूसरे को हेल्प किया या तकलीफ में डाला? मैं तो कहती हूँ बहुत ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आज भी बॉम्बे में अगर आप थिएटर करना चाहें तो आपके पास एक नौकरी या कुछ और जरिया कमाने का बहुत जरूरी है, बिकॉज आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज देर इज नो अर्निंग इन थिएटर। आपको एक लिविंग तो मिल नहीं सकती थिएटर से। तो अगर आप थिएटर करना चाहते हैं तो आपको थिएटर, और मतलब थिएटर में आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप पैशनेट हैं थिएटर के बारे में, तो एक और दूसरा जरिया कमाने का बहुत जरूरी है। एंड फॉर मी क्या हुआ कि अगर मैंने, इफ आई हैड गॉन टू अ प्रॉपर स्कूल एनएसडी और समथिंग, तो मैं वहां से निकल के फिर ढूंढती जरिया कमाने का, तो मैं टीवी और इस पे ही मेरा वो जाता है ना, तब मैं थिएटर कैसे कर पाती। तो थिएटर के लिए एक अलग नौकरी होना जरूरी है। सो आई डोंट नो, दिस इज अ फनी थिंग, लाइक कि अभी आपने कहा कि एक ट्रेनिंग भी जरूरी है, लेकिन एक आप सिलसिलेवार ट्रेनिंग 2-3 साल की लोगे तो उसके बाद तो आप उसी से कमाने की कोशिश करोगे। उसी से कमाने का मतलब है कि आपको और कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी, और ये टीवी सीरियल वगैरह आप करोगे तो आप थिएटर कैसे कर पाओगे। तो ये एक डिफिकल्ट काइंड ऑफ कॉन्ड्रम है कि आप इसको कैसे तोड़ा जाए। लेकिन मेरे लिए आई एम जस्ट सेइंग दैट आई वाज प्लेन लकी, बिकॉज मुझे एक ऐसा जॉब मिला जहां मैं 5 बजे ऑफिस से निकल पाती थी, और मैंने ऑफ कोर्स खोना भी कुछ पड़ा, क्योंकि जब प्रमोशन का टाइम आता था आई वुड नॉट इंटरेस्टेड। अब प्रमोट हो जाओगे तो फिर आप 5 बजे नहीं निकल पाते, और 5 बजे अगर नहीं निकलूंगी तो 6, 6:15, 6:30 बजे रिहर्सल पे पहुंचूंगी कैसे। एंड दैट कम्यूटिंग टाइम आई पुट इट टू वेरी गुड यूज। मेरा सारा कम्यूटिंग टाइम स्क्रिप्ट लर्न करने में, लाइनें याद करने में चला जाता था। तो आई फाउंड दैट ऑल्सो वेरी यूजफुल कि एक ऐसा टाइम है, कॉन्सेंट्रेटेड टाइम है, जहां आप हो और आपकी स्क्रिप्ट है और कुछ नहीं है, तो आप
सबको वो टाइम मिल जाता था। एंड जहां तक सवाल है कि एकदम अलग दुनिया थी दो, तो आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी गुड कि व्हेन यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ द ऑफिस आई यूज्ड टोटली स्विच ऑफ। वो एबिलिटी थी कि जो भी है डेस्क पर काम, वो ठीक है, वो कल किया जाएगा, उसको बंद किया उसी समय और निकली। And luckily for me, again, luck. It has to be luck because I got these very good bosses who tolerated my leaving at 5 o'clock. And but I was very clear कि सर ये मैं करूंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं ही कर सकती हूँ। एक बार हो गया कि मुझे किसी टूर पे जाना था और शोज लगे हुए थे। I said sorry sir, I've got shows, I cannot go. तो दे लुक्ड एट ईच अदर एंड ऑल, ओके व्हाट द हेल, ठीक है आप करो, आपको जो करना है, बट इसका मतलब ये कि आप आगे प्रमोशन में आपका नंबर आने वाला नहीं है। सो ठीक है, आई एम ओके विद दैट. So I am passionate about theater. I'm okay with no promotion. I'm okay with little raises in salary. I'm not so keen about making millions or whatever competition. So वही था कि I wasn't competing with people in my office. I may have been competing with people in theater कि यार ये इतना अच्छा बढ़िया कर रहा है, मुझे भी इससे बढ़िया करना है, लेकिन in the office I was totally non-competitive. Job has to be done. It has to be done very well. But that's it. Just out of curiosity, would like to know what kind of a job was this? Yeah. And what were you So doing? it was, I was a senior executive in finance. And I was not doing accounts. I had done my MBA in finance. So I was dealing with a lot of the banks. So, companies take loans. A loan lena is not a very simple thing. आपको बहुत नेगोशिएट करना पड़ता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं कि ये देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें आप कितना लोन दोगे, क्या टर्म्स हैं क्या नहीं। और लोन लेने के बाद व्हेन द कंपनी टेक्स द लोन, एक और बहुत बड़ी क्रिया होती है जिसमें यू हैव टू मॉर्गेज योर, अभी जो लोन आपने लिया है उसके साथ उसके अगेंस्ट उनको सिक्योरिटी चाहिए, तो क्या सिक्योरिटी वो लेंगे, आपकी जो प्रॉपर्टी है। तो इसलिए सारा प्रॉपर्टी, कंपनी की सारी प्रॉपर्टी होती है, उसका ब्यूरो रखना कि हाँ ये प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं, बहुत सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी था। सो आई वाज कनेक्टेड विद ऑल ऑफ दिस, सारा डॉक्यूमेंटेशन मेरे हाथ में था, सारे नेगोशिएशंस, लाइजिंग विद ऑल द बैंक्स एंड ऑल। तो इस बहाने में बैंक्स में भी काफी मुझे जाना पड़ता था, बहुत सारा। तो कभी कभी मूनलाइटिंग के लिए भी बहुत मौका था कि भैया मेरा तो बैंक का विजिट है, आई एम गोइंग। तो 3 बजे कभी निकल गई, 4 बजे ट्रेन में बैठी, 5 बजे किसी दिन कभी जल्दी रिहर्सल में पहुंचना पड़ता था ना, आई वुड डू दैट ऑल्सो। बाद में पता चला कि मेरे बॉसेस को, कुछ लोगों को मालूम भी था कि ये करती है, लेकिन जब तक काम सही हो रहा था, दे डिड नॉट रियली माइंड. So I have to be very thankful to the company for तो आपका their एक tolerance. कलाकार अदाकारा होना उस झूठ बोलने में काम आता था, लेकिन आपके बॉस आपके झूठ को फिर भी पकड़ लेते थे। Absolutely, absolutely. और कभी कभी फोन उठाकर बोला, सर आज तो मेरी तबीयत बहुत ही खराब है, मैं कैसे आ सकती हूँ, आवाज भी नहीं निकल रही है, so I've got fever also sir. तो इसलिए भी काम आता था, छुट्टी लेनी पड़ती थी ना। तो नो, all बट that आप बहुत ही लकी definitely. रहे कि आपको इस तरह के बॉसेस मिले जिन्होंने आपको समझा, आपकी जो हाँ, नौटंकी है उसको भी समझा उन्होंने, और ये जाहिर नहीं होने दिया और कभी आपको बुरा नहीं लगने दिया, और एक तरह से लेकिन एक मदद ही बात और करी थी, आपकी। हाँ, पर एक बात और थी दैट आई वुड नॉट टॉक अबाउट माय थिएटर मच। अब क्या है, इफ यू आर कनेक्टेड विद अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, दैट होल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑडियंस, इजंट इट? आप चाहते हो कि ये लोग आए नाटक देखने और नाटक का उद्धार हो, लेकिन आई हैड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। किसी को लगता है कि वाह आप नाटक कर रहे हो, तो दे विल डू समथिंग टू स्क्रू योर हैप्पीनेस। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ज्यादा बात मत करो, अपने काम से काम रखो। सो यू हैव टू डू दैट आल्सो। आपने बताया कि कुछ फिल्म और टेलीविजन की तरफ भी आपने रुख किया, क्योंकि आपने जैसा कहा कि नाट्य जगत में कमाई का कुछ रेगुलर जरिया नहीं होता है। आप क्योंकि लकी थी, थोड़ा आप जॉब कर रही थी, मैनेज कर पा रही थी, लेकिन फिर भी आपने फिल्म और टीवी की तरफ रुख किया। तो आपको इन तीनों विधाओं में क्या अंतर लगा और आपने उन तीनों को कैसे मैनेज किया, और ज्यादा क्या पसंद था आपको जो आपने आगे परस्यू किया? सो एक्चुअली क्या है, आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी अगर मुझे कोई अच्छी फिल्म मिल जाती, कोई अच्छा सीरियल मिल जाता। एक सीरियल अच्छा किया भी था मैंने,
but I found there were limitations because उसमें कोई, you know, maybe I was little scared. You know, I would say that now when looking back, I would say that I was scared. I was insecure कि इतना पैसा आ रहा है monthly, ये पैसा आना चाहिए. अगर ये नहीं आएगा, then I will not be able to lead the quality of life that I want to lead. And if you give up your job and get into totally full time into this, तो पॉसिबल नहीं है. वो इतनी इनकम आना पॉसिबल नहीं है. और पहले तो क्या था ना, यू हैड सीरियल्स इन विच यू कैन मैनेज. दे वांट अ फुल टाइम थिंग ऑल्सो, यू नो, प्राइम टाइम एक स्लॉट आता था दूरदर्शन में, है ना, आफ्टरनून भी शुरू नहीं हुआ था. तो व्हेन आई डिड दिस सीरियल कॉल्ड कशिश, जिसमें खासा अच्छा रोल था और उसकी मतलब अप्रिसिएशन भी बहुत मिला उस सीरियल की वजह से मुझे, तो वो 15 दिन में छुट्टी लेके आपने शूट कर दिया, हो गया, ठीक है. अब सत्यू साहब के साथ कयर किया तो वो 5-10 दिन के लिए वो उन्होंने आपको बुला लिया कोचीन, तो आप चले गए, छुट्टी लेके चले गए, शूट करके आ गए, हो गया काम. बट regularly, if you're going to be depending on this, then you have to leave the job, you have to take that big decision. एंड ऐसा भी कुछ मुझे नहीं मिल रहा था उस समय कि कोई फिल्म हो बड़ी अच्छी सी या कोई अच्छे लोग हो जिनके साथ काम करने का मौका मिले कि मैं सोचूं कि हाँ सही है, यहाँ पे आप जुट जाए और वो उसको थोड़ा जॉब को पीछे कर दे. ऐसा भी मौका नहीं आया. सो आई थिंक दैट सर्कमस्टांसेस कनाइव्ड टू मेक मी, यू नो, स्टे इन थिएटर. एंड थिएटर में ये था, एक ही चीज थिएटर में नहीं थी, वो था क्लोजअप. और वो थिएटर में आपको क्रिएट करना पड़ता है. क्लोजअप आपको इतना अच्छा मिलता है सीरियल्स, आई मीन ऑन कैमरा, but that was not there in theater. And then you had to be very careful, you had to learn so many voice techniques कि आपकी आवाज अच्छी तरह से पहुंचे, हर चेंज ऑफ एक्सप्रेशन आप आवाज में दिखा सके, ये बहुत था. लेकिन एक बड़ी बात थिएटर की मुझे जो समझ में आती है, जो हमें थिएटर से एकदम जुड़ा हुआ रखती है, वो ये कि आपके शोज होते हैं. एक शो खराब हो गया, उसमें कोई चीज नहीं बनी, तो देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी एंड देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज, आप उसको और ठीक कर सकते हैं. एंड आप ग्रो होते हैं, आप सीखते हैं. ये शो में ये सही नहीं बैठा रहा, क्यों नहीं सही बैठा, चलो इसको समझो, देखो और परखो और बढ़ो आगे. लेकिन फिल्म में एक बार जो आपने कर लिया और डायरेक्टर ने बोला ठीक है, तो इट्स कैन, इट्स डन, इट्स गॉन. आप अपने आप को फिर कैमरा में देखते हो, ओ यार ये मैंने क्या कर दिया, हाय हाय दैट वाज टेरिबल. पर उसका कोई तोड़ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते. थिएटर में अपॉर्चुनिटीज देयर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड यू ग्रो. हम एक प्ले करते हैं जो अगर ट्यूसडे को ओपन होता है, आप वो प्ले ट्यूसडे को देखें और फिर सैटरडे को वो वापस प्ले देखें, तो आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या ये सेम प्ले है. इतना ऑडियंस के साथ ग्रोथ होती है कि प्ले की शक्ल ही बदल जाती है, एक अलग रास्ता इख्तियार हो जाता है. तो वो जो बात थिएटर में है, वो उसकी वो आपको फिल्म में नहीं मिलती है. Of course, if you have a fantastic director, and अभी तो क्या है ना, I think now things have changed. Now they have workshops. They do workshops, which is an excellent thing because you get to feel the character, live the character a bit. आप उसके साथ कुछ समय, उस कैरेक्टर के साथ समय बिता सकते हैं. तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है and it brings out the best in you. बट वो जो आपको ग्रोथ थिएटर में मिलती है, वो तो आपको कहाँ कहीं और मिल सकती है. एब्सोल्युटली. तो और जो अंक की अगर हम बात करें और आपकी पूरी अंक और आपकी जो यात्रा अंक के साथ है, और हम बोलें कि अंक अब आप आगे बढ़ा रही हैं अपने साथ और उसकी यात्रा जारी है, तो अंक में आपके सबसे ज्यादा मेमोरेबल प्लेज या क्षण या परफॉर्मेंसेस कौन सी रही? तो एक्चुअली अंक ज्वाइन करने की मैंने बड़ी कोशिश की थी. फ्रेंड्स थे जो मुझे मिले टीवी सीरियल्स में, कशिश जब कर रही थी, कायर जब कर रही थी, उन्होंने कहा कि हाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है, यू मस्ट ज्वाइन अंक. बट हाउ टू ज्वाइन अंक? आई went and met दिनेश जी. दिनेश जी said very good, nice girl, very good, you will do a good job. तुम इफ्ता के साथ कर रही हो ना थिएटर, कंटिन्यू. He would not let me join अंक. फिर एक दिन दिस फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड मी एंड शी सेड, आज दिनेश जी एक नया प्ले पढ़ रहे हैं, अब तुम उन्हें अभी फोन करो और कहो कि यू जस्ट वांट टू कम फॉर द रीडिंग. ऐसे रोकी. मैंने फोन किया. सो रिलक्टेंटली ही सेड, अच्छा हाँ रीडिंग में आ जाओ. रीडिंग में पहुंच गई और वो उसमें कुछ 2-3 केमियोज थे, छोटे छोटे रोल थे.
तो रीडिंग के बाद उन्होंने कहा तुम ये करोगी क्या? आई सेड absolutely, anytime, definitely. I jumped at it, and that in fact was my first and last small role in Ank. एंड उसके बाद अंक में उन्होंने क्या ना, डायरेक्टर का भी ऐसा होता है कि कभी उसके दिल में कई ख्वाहिशें होती हैं कि मुझे ये प्ले करना है, वो प्ले करना है, वो वाला प्ले रिवाइव करना है, और कभी कभी देयर आर सम पीपल who have joined him in which he finds lot of possibility and lot of opportunity to make his dreams come true. And जब मैंने अंक ज्वाइन किया तो उस समय दिनेश जी के साथ यही हालत हुई. उनको लगा कि अब इस वक्त मेरे आसपास ऐसे एक्टर्स हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा अच्छा काम निकाल सकता हूँ. तो हम लोग जहां मैंने 3 साल में 3 प्लेस किए थे इप्टा में, मैंने 1 साल में 4 प्लेस किए इन अंक. सो वहां से सिलसिला बढ़ता गया, क्योंकि एंड द फर्स्ट रियली मेजर प्ले वाज कन्यादान. And Kanyadan was, I think, my first 2 years of NSD rolled into one. It was a school of drama rolled into one. Vijay Tendulkar, Kanyadan, and Dinesh Thakur. So that was actually my crux of my education. कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या लुक होनी चाहिए, स्पीच कैसी होनी चाहिए. So again I have to say that Kanyadan really made me an actor. So one of my most memorable plays. And then उसके बाद अगेन विजय टेंडुलकर का अंजी आया. अंजी में एक अलग कैरेक्टर था, एक स्मॉल टाउन कैरेक्टर जिसका अपना अंदाज है और एक नेटिव इंटेलिजेंस है उसकी. तो उसको प्रेजेंट करना, यू हैड टू ड्रॉ अपॉन योर लाइफ, योर एक्सपीरियंस. बिकॉज आई थिंक whoever has done अंजी, मेरे अलावा भी मीनाक्षी जी ने अंजी किया था, उसके पहले प्रिया तेंदुलकर ने अंजी किया था, उन लोगों ने भी अपने हिसाब से किया होगा. यूपी की एक लड़की जो शायद उसने मैट्रिक किया है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया होगा, शायद ग्रेजुएशन भी शायद कंप्लीट नहीं किया है, और वो अपने घर के लिए कमा रही है. तो शी इज द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ हर हाउस. Parents don't want her to get married because she's a sole bread earner, and फिर भी she's so cheerful. So वो very challenging था, and I learned a lot in that. You have to draw upon your experiences, not only your experiences, on your observations of other people and other stories, other people's experiences. So how to relate other people's experiences with your theater presentation, that was a great learning for me. एंड फिर ऑफ कोर्स जो वन वुमन शोज मैंने किए, प्रश्न पांचाली और बाद में अटके भटके लटके सुर, एंड जिस लाहौर नहीं देखा, देयर वर आल्सो वेरी मेनी लर्निंग प्लेटफॉर्म्स फॉर मी. हाँ, जिस लाहौर नहीं देखा इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर शोज ऑफ अंक प्लेज एंड परफॉर्मेंस, एंड आई थिंक उसके बहुत ज्यादा शोज आपने किए हैं. हाँ, 400 हो गए हैं अभी. And that's a lot. और हाँ, ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर 20 साल हो जाएंगे. जिस लाहौर ने देखे, जो अंक का जिस लाहौर ने देखा है, उसको जनवरी 3 को 2023 में 20 साल हो जाएंगे सिंस वी ओपनड द प्ले. ऐसी क्या बात है इस नाटक में कि आप इस नाटक के इतने ज्यादा शो कर सके हैं और इतने सालों तक उसको जिंदा रखा है और अभी भी लोग उसको देख रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है उसमें? इसमें I think it's the emotional appeal which makes a lot of difference here. तो और एक ऐसा इमोशनल अपील जिसमें एक बुढ़िया है, एक औरत है, बुढ़िया औरत है, जो बहुत शी इज वेरी लविंग, है ना. उसके पास सिर्फ एक ही चीज है देने के लिए, और वो है प्यार. आई थिंक दैट अपील्स टू पीपल. और एक सबसे बड़ी बात इसमें जो कम्युनल हार्मनी की बात हम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की जो एकता की और एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे के साथ बैठ के सब कुछ साझा करने की, वो जो बात है ना, वो आम तौर पे लोगों को बहुत अपील करती है. एंड पार्टीशन जो है ना, इट्स एक्चुअली हम सबके दिल में कहीं एक थॉर्न है कि ये होना नहीं चाहिए था, और हुआ तो फिर इतने दुख दर्द से क्यों हुआ, और कहानियां इसके साथ ऐसी जुड़ी हुई हैं जो इतना मार काट जो एक दोनों तरफ हुआ, वो एक तरह का जख्म है हर हिंदुस्तानी के दिल में. अब जो नई पीढ़ी आ रही है, जिनको
पार्टीशन के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, और जो मालूम है वो टेक्स्ट बुक से मालूम है कि ऑन दिस डे इन 1947 द टू कंट्रीज वर पार्टेड। लेकिन उसके लिए क्या सैक्रिफाइस लोगों को देनी पड़ी, ये एक्चुअली उनकी समझ में नहीं आती है। तो उनके लिए भी एक अंडरस्टैंडिंग योर ओन हिस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो उससे भी ना यंगर जनरेशन इज ड्रॉन टुवर्ड्स दिस प्ले। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पार्टीशन को जी चुके हैं और जिन्होंने अपने बच्चों को बताया है इस बारे में, तो वो बच्चे भी देखने आते हैं, कभी अपने अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर पेरेंट्स को लेकर आते हैं। तो ये एक बहुत ही एक जुड़ाव है इसका, इस प्ले का, असगर वजहत साहब के इस प्ले के साथ। एंड दिनेश जी ने ये प्ले क्यों किया, ये भी एक बड़ी बात है। वो जो गुजरात में राइट्स हुए थे उसके बाद कई लोगों ने, थिएटर में जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं बॉम्बे में, सबने अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश की। इप्टा ने की, एकजुट ने की, यात्री ने की, कोई कोशिश की कि जो ये बहुत बड़ा एक गैप सा बन गया है बिटवीन द कम्युनिटीज, वो किसी तरह से बात वापस जुड़ जाए। इवन इन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ड्राइंग रूम्स दिस वाज हैपनिंग। तो हमारी तरफ से, दिनेश जी की तरफ से ये कोशिश थी to revive, I mean to take this play which was written in 80s by Asghar Sahab and to give it a प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें इसीलिए हम स्लाइड्स भी दिखाते हैं जिसमें आज वो गुजरात की स्लाइड्स हैं एंड में, और जो बहुत कम्युनल और ग्लोबल टेररिज्म जो हो रहा है, तो इट बिकम्स वेरी अप टू डेट एंड कंटेम्प्रेरी ऑल्सो। तो ये सिर्फ वेरी उतनी रेलेवेंट पुरानी बात, सब्जेक्ट है। हाँ, रेलेवेंसी इसकी बढ़ जाती है। सो दैट्स व्हाई इट्स आई थिंक वेरी क्लोज टू तो पीपल्स अब हार्ट्स। अंक को आप आगे बढ़ाने के लिए उसमें किन किन समस्याओं का सामना कर रही हैं? हाँ, जो जब दिनेश जी गए तो हमारे सामने एक्चुअली एज आई लुक्ड एट इट देयर वर थ्री चैलेंजेस। वन, सबसे बड़ा ये कि हमको वही स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, उतना ही पैशन बरकरार रखना है, और उतनी ही क्वालिटी, स्टैंडर्ड और क्वालिटी रखनी है नाटकों की, जो पुराने नाटक हम जारी रखने वाले थे जो दिनेश जी के टाइम पे थी। कोई ये ना कहे कि अब दिनेश जी के जाने के बाद अंक इज फिजिंग आउट, क्योंकि ये भी सुनने में आया कि अब दिनेश जी के बाद तो अंक में कुछ होने वाला नहीं है, उसका वो वजूद रहने वाला नहीं है। तो ये बात बहुत चुभी थी हम सबको। एंड साथ में मेरे साथ ऐसे लोग थे जो उतने ही पैशनेट थे, दे हैड दैट सेम पैशन दैट दिनेश जी हैड। एंड दिनेश जी की एक ख्वाहिश सबसे बड़ी थी कि अंक को चलाना है, अंक को जिंदा रखना है। ये बात बहुत पहले भी उन्होंने मुझे कही थी कि तुम्हें चलाना है। तब तो मैं हंसी थी कि ये कोई हंसी ठट्टा, ये मुझसे नहीं होगा। बट अंक के दिनेश जी के जाने के बाद तो ये बात बहुत समझ में आई कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो ऊपर से आके एक थप्पड़ मारेंगे। तो हमारा जो भी क्रिएटिविटी है धरा एज एन एक्ट्रेस, एज अ वॉट एवर इट इज, वो धरा धरा रह जाएगा। सो दैट वॉज वन बिग चैलेंज। तो भैया दिनेश जी ने कहा है तो करना पड़ेगा, और उसी क्वालिटी के साथ करना पड़ेगा। द सेकेंड थिंग वॉज वी नीडेड a new perspective, new blood, new horizons. तो उसके लिए there had to be people, different directors who should come and give us injection, new shot in the arm. तो हमने अंकुर जी को दावत दी, बजाज साहब ने हमारे लिए कितना कुछ किया, अशोक मिश्रा जी आए, वीना बख्शी आई, तो वी इनवाइटेड ऑल दीज directors who could give us a new perspective, and explore different things. क्योंकि मुझे नहीं लगा था उस वक्त भी कि मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, एंड आई वाज स्टिल सो पैशनेट अबाउट एक्टिंग। आई वांटेड पीपल टू एक्सप्लोर मी एज एन एक्ट्रेस, explore me further. So that was the second thing, and not only to explore me, to capitalize on other talents which we had in the group, so that लोग जुड़े रहे। ये सबसे सेकंड चैलेंज था कि जो लोग हैं हमारे साथ वो जुड़े रहे, ये ना हो कि ना वो मायूस होकर निकल जाए। तो इसके लिए नए प्लेस, बड़े डायरेक्टर्स के साथ करना जरूरी था। और थर्ड चीज ये थी कि हमको खुद अपने जो एक्टर्स थे उनकी ग्रोथ भी करनी थी, उनको भी आगे ले जाना था। तो उनमें से भी डायरेक्टर्स पैदा हों, कुछ राइटर्स पैदा हों, कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, एकदम कनेक्टेड रहें। तो इसके लिए हम लोगों ने डायरेक्टर्स को इनवाइट किया और लगातार शोज करने की कोशिश की, क्योंकि फिर पृथ्वी में इतनी डेट्स नहीं मिलती थी। तो मैंने कहा कि वी विल डू दिनेश ठाकुर मेमोरियल फेस्टिवल इन अदर सिटीज। सो ये करने के लिए हमने वहां के लोकल थिएटर ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया अपने साथ।
सबसे पहले भोपाल में विहान को इन्वॉल्व किया कि हम दोनों मिलकर करेंगे, ओके वील डू द फाइनेंसिंग, यू डू द ऑल द लोकल स्टफ। तो लोकल थिएटर को एंगेज करना, सारी फैसिलिटीज एंगेज करना, वो उन्होंने किया और हमने यहाँ से जाके परफॉर्म किया और उनका प्ले भी लिया। तो इस तरह से हमने देहरादून में किया, अजमेर में किया, आगरा में किया, और फिर जबलपुर में किया, जोधपुर में किया, बीकानेर में किया, जयपुर में किया। सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर थिंग्स वी हैड टू डू, इससे ना लोग जुड़े रहें एंड उनकी ग्रोथ भी हो, इंडिविजुअल उनकी ग्रोथ हो, बिकॉज जब तक वो नहीं होगी ना तो प्ले ग्रुप आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जी, तो करने ये की हमने ग्रुप कोशिश आगे की। बढ़ाने के लिए जो समस्याएं होती हैं, और उसमें सबसे प्रथम होती है आर्थिक समस्या। और ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको बुलाएं नाटक करने के लिए, और किसी तरह से सब पूरे ग्रुप को आगे चलाने के लिए, तो ये कितनी बड़ी एक समस्या है, और इसके लिए कितनी सुविधाएं हमारे समाज में या हमारे व्यापार में या हमारी सरकार में है, और जो नहीं है तो क्यों नहीं है, और उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देती है कुछ ग्रांट्स, डेफिनेटली वो बहुत ही यूजफुल है एंड वेरी नीडेड है। लेट आती है, देर से आती है कभी, एंड कभी कभी बहुत समय हो जाता है आपको मिलते, लेकिन मिल जाती है। तो इसकी कोशिश तो हमने की ही, एप्लीकेशंस पर एप्लीकेशंस डाले, तो वो कुछ थोड़ा बहुत मदद उससे तो डेफिनेटली मिली, एंड वी वर थैंकफुल फॉर दैट, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की। और इसके पीछे दिनेश जी की भी इतनी मेहनत थी, और इतना काम उन्होंने जो किया था, दैट स्टूड अस इन गुड स्टेट, कि एक दिनेश जी का नाम था कि ये आदमी ने इतनी मेहनत की है, एंड एटलीस्ट दे रिकॉग्नाइज कि एक आदमी ने अगर इतनी बड़ी संस्था चलाई है इतने सालों, तो उस संस्था को मरने नहीं दिया जाना चाहिए। तो वॉट एवर दे थॉट, they helped us. And इसके अलावा we approached the banks. तो हमने ब्रोशर निकाले, बैंक्स को अप्रोच किया, बिकॉज आई हैड सम फ्रेंड्स, सम कॉन्टैक्ट्स, तो इस बैंक को, उस बैंक को। अब बैंकों का भी ये है ना कि इन द बिगिनिंग भी थोड़ा आपको दे देंगे, लेकिन रिपीटेडली आपको वो हेल्प नहीं कर पाते। फाइनली उनको भी अपने बॉटम लाइन की तरफ देखना पड़ता है। एक्चुअली जो प्राइवेट सेक्टर है हमारे यहाँ, that can easily help things like culture, especially theater. But again, it all depends. अगर ओएनजीसी में एक बहुत बड़ा एक ऐसा आदमी आ गया जिसका थिएटर की तरफ रुझान है, वो थिएटर को समझता है, एक उसके दिल में थिएटर के लिए कोई जगह है, ही इज एन आर्टिस्ट टाइप ऑफ पर्सन, तो आप देखोगे कि मेनी फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू यू। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको आर्ट्स और कल्चर की तरफ कोई भी रुझान नहीं है, ही इज ओनली bothered about his balance sheet and his bottom line, तो फिर फंड्स हैं लेकिन आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को ढूंढना ऑर्गेनाइजेशंस में जो इस तरह का रुझान और इस तरह का झुकाव रखते हो, वो भी एक बड़ी काम है, बड़ा काम है। और हम लोग ना ये काम रियली कर नहीं पाते सही। है, यू कैन रियली एक्सप्लोर। मैं अब भी कहती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में आपको मिल जाएंगे लोग हेल्प करने वाले, लेकिन उनको ढूंढे वैसा वक्त भी हमारे पास नहीं है। अगर हम उनको ढूंढने में लगे रहे ना, तो ये रिहर्सल और क्रिएटिव काम और ये सब कौन करेगा? तो सो मतलब ये अगर हुआ कि कोई हो। उनको ढूंढने के बजाय देयर शुड बी सम सिस्टम और अ प्लेटफॉर्म वेयर दे देमसेल्व्स आर विजिबल, अपने आप को वो सामने रखें, और कोई भी उनको अप्रोच कर सके। तो एक कुछ इस तरह का कार्यक्रम या सुविधा बनानी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए, सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, जहाँ पे यस, उनको ढूंढना ना पड़े। अगर वो इच्छुक हैं ढूंढना ना तो वो पड़े। सामने में रहें हाँ, और हाँ, इजीली अप्रोचेबल रहें। तो हाँ। इसके लिए कुछ एक सिस्टम बनाया जा सकता है, एंड आई एम श्योर आपकी जो संस्था है अंक, उसके माध्यम से इसके बारे में आप विचार करेंगे और कुछ ना कुछ हल जरूर सोचा जा निकालेंगे। सकता है, यस। कुछ लोगों ने इसके सबसे बारे बड़ी में बात दुविधा। भी, जी। हाँ, कुछ लोगों ने इसके बारे में बात भी की है, कुछ प्रोजेक्ट्स बनते बनते रह भी गए हैं कि एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जिसमें सब प्लेस की, सब ग्रुप्स के प्लेस की जानकारी मौजूद हो, जो कोई एक्सेस कर सकता हो। और एक दूसरा अनदर सोर्स ऑफ अर्निंग है ये सोल्ड आउट शोज, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे जैन जागृति संघ, गुजराती में भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लायंस क्लब,
रोटरी क्लब, ये लोग कभी कभी प्लेस करते हैं, तो उनके कांटेक्ट में आप रहो, बार बार उनको अपनी डिटेल्स भेजो कि वो आपको एक सोल्ड आउट शो दे दें। तो एक सोल्ड आउट शो से आप 3-4 अपने अदरवाइज टिकटेड शो कर सकते हैं, एक छोटा सा फेस्टिवल भी कर सकते हैं। मतलब यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द मनी, लेकिन आप कर सकते हैं। तो ये सोल्ड आउट शोज अगर आपको 4-5 भी एक साल में मिल गए ना, तो बहुत मदद होती है ग्रुप को। अब उस सोल्ड आउट शोज के लिए आपको थोड़ा सा कॉमेडी शोज, कॉमेडी प्लेस आपके पास रखने पड़ते हैं, वो साथ साथ आपके साथ चलना चाहिए। आप कुछ डीप एंड प्रोफाउंड प्लेस रखें, उसके साथ साथ आपको कुछ हल्के फुल्के कॉमेडी प्लेस भी चलाने चाहिए, तो ताकि एक बैलेंस बना रहे और उससे आपको सोल्ड आउट शोज मिल जाए। ये भी एक टेक्निक है टू गेट सम फाइनेंस। तो ये नाट्य जगत का महत्व क्या है कि नाटक क्यों करना, या कला विधा जैसे है, अगर हम उसको बोलें कि जब जैसे आपके बाबूजी ने बोला कि नहीं हम आपको एनएसडी नहीं भेजेंगे, कला में नहीं भेजेंगे, आप पढ़ाई लिखाई कीजिए और नौकरी तलाशिए, तो कला का महत्व क्या है? मुझे तो सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि थिएटर, एंड फॉर दैट मैटर फिल्म, television, it acts as a therapy. There's a therapeutic angle to all culture. आप एक अच्छा गाना सुनो, एक अच्छा नाटक देखो, आपके दिल में जो दुख दर्द है ना, वो एक जगह सेटल हो जाएगा, आप उससे डील कर पाएंगे। जैसे हम स्पेशली हाय मेरा दिल जो हमारा नाटक है, वो जो हम करते हैं, टोटल हम इसको थेरेपी मानते हैं कि जो नाटक देखने आता है वो अपनी जो दिन भर की थकान, जो एवरीबडी हैज दिस प्रॉब्लम्स कि आज बाई नहीं आई, और बाई नहीं आई तो चलो आज मुझे उसके वो पैसे भरने हैं, ऑफिस में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सब कुछ भूल जाता है एंड इट एनर्जाइजेस यू, जो इट री एनर्जाइजेस यू, इट मेक्स यू फील सो मच बेटर। आप निकलते हैं थिएटर से थोड़ा बहुत हंस के, और मैं तो कहती हूँ थोड़ा बहुत रो के भी निकलते हैं, तो यू आर री एनर्जाइज्ड। जो आपके ट्रेजिक प्लेस होते हैं, लोग कहते हैं कि यार दिन में लाइफ में भी वही ट्रेजेडी, और जाके देखें तो थिएटर में भी वही ट्रेजेडी, ये क्या बात हुई? पर आप रो ना, वहां बैठ के अंधेरे में रो लो थोड़ा। अब आप जब रो लोगे तो यू विल फील सो मच लाइटर। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल कांट क्राई। ये हमारी आई थिंक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर लोग रोते हैं ना, दे फील मच नाइसर आफ्टर दैट। कथासिस जो होता है ना, वो आपकी जो मोर ट्रेजिक प्लेस है, जहां आप थोड़ी सी ट्रेजेडी देख रहे हो, और ये देख रहे हो कि भैया उसके साथ भी तो ट्रेजेडी हो रही है, उसकी ट्रेजेडी तो ज्यादा बड़ी है, मेरी ट्रेजेडी तो इसके हिसाब से कम है, मैं उसके लिए रो लूं और मैं हल्का हो जाऊं। और हल्के हो जाओ, री एनर्जाइज हो जाओ, यू कैन डील विद योर लाइफ मच बेटर। दैट इज व्हाट थिएटर डज, दैट इज व्हाट द आर्ट्स डू। सो हंसो या रो, दे बोथ थिंग्स हेल्प यू। लोगों की ये अलग गलत धारणा है कि ये रोना क्या, या थिएटर में भी जाके रोना, अरे रो ना, यू विल फील सो मच बेटर। Absolutely. It is very therapeutic exercise and experience to go through the theater, film, dance, I will just music, share a or small, I just share a small thing with you, that when Dineshi passed away, obviously I was of course very badly struck and all that. तो कभी भी मैं बैठ के रोने लगती थी, and in my office, if they did see me crying, they would not say anything, they would not disturb me, they would just let me cry, and I would cry and I would be okay, fine. तो ये the crying was an outlet. It helped me to deal with the circumstances as they were. So I think that people, if they cry, they will really be helped. And ये चीज कि हाय तुम रो कैसे रहे हो, अरे तुम क्यों रो रहे हो, ये बात नहीं होनी चाहिए। रो रहे हो, ठीक है बेटा, रो लो थोड़ी देर, helps you. So that is a पिछले thing. कुछ वर्षों में कोविड आया और लॉकडाउन्स हुए और कोविड एरा एक हुआ और अब वो समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो एक वक्फा था 2-3 साल का कोविड का, ये थिएटर के लिए कैसा रहा, उसने कैसे इम्पैक्ट किया, और क्या अब थिएटर और स्पेशली आपका जो ग्रुप है अंक, वो इससे उभर पा रहा है, और कुछ ग्रुप हैं जो शायद नहीं उभर पा रहे हैं, तो अब उनके लिए आगे क्या रास्ता है और क्या करना चाहिए? एक्चुअली जब ये लॉकडाउन हुआ, तो हमारे लिए तो ऐसा हुआ एज एक्टर्स एंड इवन एज अ थिएटर ग्रुप,
we were able to explore some different abilities of ours. कुछ और नए आयाम हम अपने आप में ढूंढ पाए, क्योंकि हमने ये स्टोरी टेलिंग का एक जूम पर स्टोरी टेलिंग का एक सिलसिला शुरू किया, जो हमने रिकॉर्ड किया, वीडियो रिकॉर्ड किया, और बाद में हमने उसके पॉडकास्ट भी बनाने शुरू किए। तो आज भी स्पॉटिफाई में आप जाएंगे तो नाट्य तराना के नाम से एक चैनल, एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें यू विल फाइंड सो मेनी स्टोरीज ऑफ प्रेमचंद जी की, रेणु जी की, और कंटेम्प्रेरी स्टोरीज सूर्यबाला जी की, तेजेंद्र शर्मा जी की, बहुत सारी कहानियां जो हम बहुत अरसे से चाह रहे थे कि हम इनको मंचित करें। तो मंचित करने का तो मौका मिल ही नहीं पाया, पर हमने इनको पॉडकास्ट बनाया इनका, और वीडियो नरेशन बनाया। हमारा खुद का एक चैनल हमने फ्लोट किया अंग स्टूडियो के नाम से, जिस पर वीडियो नरेशन से इनके मेकअप करके, कॉस्ट्यूम पहन के हम लोग घर में अपने अपने घर में बैठते थे, रिहर्सल करने के बाद, जूम पे रिहर्सल करने के बाद, और फिर जूम में रिकॉर्ड करते थे, और फिर उसको थोड़ा सा एडिट करते थे, साउंड बाउंड सब वही रात में बैठना पड़ता था, क्योंकि दिन में तो बहुत आवाज आती थी। तो दैट इज व्हाट केप्ट अस अलाइव एज आर्टिस्ट एंड इवन एज अ थिएटर ग्रुप। इसमें कुछ अर्निंग नहीं थी, ये बात जरूर है कि अर्निंग्स के हिसाब से ये जो समय था लॉकडाउन का, पैंडेमिक वाला, बहुत बुरा रहा। एंड सम ऑफ आर आर्टिस्ट के लिए तो बहुत ही खराब रहा, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ बंद हो गया। Luckily, some of us had some savings. Most of us had savings, which we could fall back upon, and we managed to get through. But I think NCPA ने भी कोशिश की, सिंटा ने भी कोशिश की होगी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कोशिश की कि किसी तरह कुछ डोनेशंस इकट्ठे हों और लोगों को दिए जाए जिनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा इसमें वो लोग इफेक्टेड हुए होंगे जो, मतलब जैसे थिएटर के टेक्निकल स्टाफ थे, जो टेक्नीशियंस हैं, उनको सबसे ज्यादा इससे फर्क पड़ा। तो हम लोग सब ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया। पृथ्वी ने भी अपने स्टाफ को बरकरार रखा, उनको अपने पेरोल पे बनाए रखा। एनसीपीए ने भी कोशिश की। तो इस तरह से थोड़ी बहुत छोटी छोटी कोशिशें होती रही। आई डोंट नो वेदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड एनीथिंग, आई डोंट नो what happened about that, लेकिन उनकी तरफ से जो थोड़ी बहुत ग्रांट्स हमको मिलती थी, देर से आई, लेकिन वो आई, तो हम भी अपने आर्टिस्ट को कुछ दे पाए। तो इस तरह से डिफिकल्ट टाइम, और ये ज्यादा और इलोंगेट हो जाता तो पता नहीं हम लोग क्या करते, बट जो हुआ, मतलब थोड़ा बहुत सबने मिल मिला के कुछ किया। आई नो, आई एम श्योर सम कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही बुरा रहा होगा, थिएटर आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस के लिए, बट आई जस्ट थैंक गॉड कि खत्म हो गया जब खत्म हुआ। और एक बात और, जैसे हमने अपने लिए कहा कि हम अपने आप में और बहुत कुछ ढूंढ पाए जो अदरवाइज हम नहीं ढूंढ पाते, ये बात हुई। थिएटर को आगे बढ़ाने के लिए अब ये जो दुनिया है, खासतौर पे अब धीरे धीरे बहुत ही डिजिटल होती जा रही है, तो क्या भविष्य आप देखती हैं नाट्य जगत का, नाटकों का, कि लाइव शोज बनिस्बत ऑनलाइन शोज के? नहीं, लाइव शोज तो विल ऑलवेज लिव, बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर लाइव शोज। आप ऑनलाइन कितना ही कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन भी ना एक बहुत ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत ज्यादा भीड़ है, ऑनलाइन भी इतनी ज्यादा भीड़ है। आप पॉडकास्ट ही देख लीजिए, स्पॉटिफाई को खोल के देख लीजिए, आप इतनी ज्यादा और लोग जो कोई बहुत ज्यादा टैलेंट भी नहीं रखते हैं, छोटी छोटी चीजें भी कर लेते हैं, वो छोटी छोटी चीजें डाल रहे हैं, इट्स फुल, इट्स सो क्राउडेड, कोई जगह ही नहीं है। और लाइव शोज की जो बात है ना, वो तो है ही अलग। आप देखिए, पृथ्वी में भी वीकडेज में शायद थोड़ा कम, लेकिन वीकेंड्स में अगर आपने पहले टिकट बुक नहीं किया है तो यू विल नॉट गेट अ टिकट ऑन द स्पॉट, हाउसफुल रहता है। और एनसीपीए में भी अभी मैं नोटिस कर रही हूँ कि ऑडियंसेस बढ़ रही हैं थोड़ी थोड़ी, बट एट द सेम टाइम वी स्टिल नीड टू कीप ऑन एनकरेजिंग ऑडियंसेस। और बात ये हो रही है कि हमारे पास परफॉर्मेंस की जगह कम है। पृथ्वी है, एटलीस्ट इन बॉम्बे सिटी, पृथ्वी है, और एनसीपीए है। इसके अलावा भी वी नीड मोर प्लेसेस, एंड वी नीड सच प्लेसेस विच कैन एनकरेज। अभी मुक्ति ऑडिटोरियम है यहाँ पे, अंधेरी में पास ही है, यहाँ पे भी हमने कोशिश की, लेकिन एक
मॉडल जो है ना, जहां वेयर द ओनर्स ऑफ द थिएटर, people who own the place, actively help to encourage and financially also help to encourage theater, audiences do not come. We need to advertise, we need to give some freebies, we need to attract them. जो पृथ्वी के लिए किया गया उतने सालों पहले, वो हमें नए थिएटर के लिए, आज नए थिएटर जो बनता है उसके लिए भी करना पड़ता है. एक बड़ी लंबी जर्नी होगी, लेकिन इट इज रिक्वायर्ड. अब पृथ्वी ओपन इन 78, और आज क्या है 2022, एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस अनदर पृथ्वी. सो दिस इज लाइक क्वाइट सैड एंड वी ब्लेम आवरसेल्व्स, बट क्या करें, हम लोग फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली वी आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू डू दैट. एंड कई बार तो मैंने कहा, इनफैक्ट जब भी ये मल्टीप्लेक्स ओपन होते थे, लोग इंटरव्यू लेते थे, मैं तो अखबार में भी कई बार कहा कि इतने सारे आपके स्क्रीनिंग थिएटर हैं, उनमें से एक को आप बोलो कि ये इसको वो बना दो, थिएटर नाटकों का थिएटर. तो उससे भी लोग एनकरेज होंगे, जो फिल्म देखने आते हैं वो जरा यहाँ पे भी झांक लेंगे कभी कभी. यू नो एक जगह तो बनेगी. चलो हर मल्टीप्लेक्स में नहीं, एक आध मल्टीप्लेक्स में आप ये करो, कोशिश तो करो. एंड सबसे बड़ी बात, मैं और अपार्ट फ्रॉम बॉम्बे आई सी दी अदर सिटीज, जबलपुर जैसे है, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, वहाँ पे भोपाल है. कई जगह ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और टिकट लगा के काम कर रहे हैं. कई जगह अच्छा काम कर भी रहे हैं तो टिकट नहीं लगा रहे हैं. ये बात मुझे बहुत खलती है कि आप थिएटर दिखाओ तो लोगों को बिना टिकट के तो घुसना ही नहीं देना चाहिए, फ्री में कभी नहीं दिखाना चाहिए. अगर आप फ्री की आदत डाल दोगे, वो लोग जब बॉम्बे आएंगे तो अनलेस उनको फ्री पास मिलेगा, वो थिएटर देखने जाएंगे ही नहीं. इन बॉम्बे हमारी ऑडियंस कौन सी है? गुजराती है, जो हिंदी थिएटर देखती है ज्यादा, क्योंकि दे आर एटलीस्ट यूज टू स्पेंडिंग मनी फॉर देयर एंटरटेनमेंट, फूड, एवरीथिंग. वो पैसे खर्च करने में पीछे नहीं हटते हैं. जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है वो पैसा खर्च करती ही नहीं, उनको पास चाहिए थिएटर देखने के लिए. तो ये जो बात है ना कि पैसे दो और थिएटर देखो, सो दैट विल ऑल्सो एनकरेज थिएटर. उसी से तो इकोनॉमिक्स तो बेटर होगा कि पैसे तो देखो ना, एंटरटेनमेंट चाहिए तो पैसे दो. थिएटर देखना चाहते हैं बट दे डोंट वांट टू पे फॉर इट. So that is another thing we need to encourage. But definitely theater has a future. It will always have a future. You have to give them new things, new plays, different experiences, and it will happen. It will continue to happen. जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रीता जी. आपने कई सारे विचार सामने रखे, कई दुविधाएं सामने रखी, और अपना जो रोष है वो भी आपने बड़े प्रेम से सामने रखा और बताया कि नाट्य जगत के लिए क्या क्या होना चाहिए. और आपसे ये सब सुनते हुए हमें अच्छा लगा कि हमें मौका मिला आपको एक छोटे से पुरस्कार से नवाजने का, जिसकी आप Thank you बिल्कुल so much. thank you. And you're most welcome to watch any of the programs of Lift India and contribute to the movement of Lift India. We are trying our level best at our small scale to do whatever for the art and culture, to promote it in a way. And we are finding and discovering newer ways to keep all these things alive, whether online or offline, in whatever ways that we can. So once again, thank you for coming for our Yeah. talk show and talking to us and throwing so much light about yourself and theater in general. Thank you. Thank you for this opportunity, and you have done very commendable work even during the pandemic. आपका festival जारी रहा, and to do this online is a very good thing. Only I feel कि थोड़ा सा और आप इसको promote करिए ना, advertise करिए हर जगह कि ये हो रहा है. Mailers भेजिए सबको, so they know कि कहाँ जाके उनको कहाँ क्या करना है. Mailers really help. So because I Absolutely. would definitely like to watch, We and take your point. and We take your point and suggestion, and we are really lucky and thankful that we are growing slowly, organically. slowly but surely. Yes, absolutely. Okay. Thank you. Thank you so much, Riju. Thank you so much. Bye. Yeah. Bye. तो दोस्तों, ये थी प्रीता माथुर ठाकुर जी. नाट्य जगत में बहुत ही उम्दा कलाकार हैं.
हमारा लिफ्ट इंडिया टॉक शो जारी रहेगा। इस श्रृंखला में दूसरे प्रोग्राम में मिलेंगे और भी कलाकारों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।